नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज़ की कहानियों में। आज की कहानी का नाम है बागी बलिया और आप सुन रहे हैं एपिसोड 6। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। रवीना स्टूडियो स्टेशन रोड बलिया, ये सिर्फ एक फोटो स्टूडियो का पता नहीं है। ये जिले के कई घरों की खुशियों की आस भी है। विवाह योग्य लड़कियों की आकर्षक तस्वीरें उतारनी हो, सांवले रंग को 2 टोन घटाकर गोरा दिखाना हो, चेहरे पर के किसी मामूली दाग को ढकना हो या तस्वीरों को जरूरत के अनुकूल बदलना हो, ये सारा काम ये स्टूडियो साल दर साल बखूबी करता आया है। घाघरा, गरारा, चोली, टेडी बियर, गिटार, टाई, कोट, काजोल, माधुरी, अजय देवगन, रणबीर कपूर इत्यादि सब इस स्टूडियो में आपके शौक और जरूरत के हिसाब से मौजूद है। सो कोई आश्चर्य नहीं कि फोटो संबंधी सारे काम के लिए लोग इसी स्टूडियो पर भरोसा करते हैं। उजमा को भी एडमिट कार्ड के लिए तस्वीरें खिंचवानी थी, सो वो क्लास के बाद सीधा स्टूडियो आई हुई थी। ज्योति ने इसी कारण रफीक को रबीना स्टूडियो ही जाने को कहा था। भैया, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है, क्या रेट है? उजमा ने काउंटर पर पूछा। 40 की 5, काउंटर पर बैठे लड़के ने कहा। 40 की 5 क्यों? अभी फर्स्ट ईयर में खिंचवाए थे तब तो 40 की 8 थी, उजमा ने कुड़ते हुए कहा। दीदी, 1 साल भी तो हो गया, लड़के ने कहा। 40 की 8 कीजिए तो कहिए, उजमा ने लगभग धमकाते हुए कहा। दीदी, फोटो है, कोई फुचका थोड़े ही है कि 10 काट दे दे। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप फोटो निकालिए, उजमा ने झेप मिटाते हुए फोटोग्राफर को डांटा। ठीक है, भीतर चलकर बैठिए, कहकर लड़का कैमरे की लेंस साफ करने लगा। उजमा स्टूडियो के कमरे में प्रवेश कर गई। उसके घुसने की देरी थी कि रोड के ठीक उस पार सैलून में बैठा रफीक निकला और 4 कूद में ही रोड फांद कर सीधा स्टूडियो के फोटोग्राफी रूम में घुसने लगा। उसे घुसता देख सकते में आया स्टूडियो का लड़का कैमरा साफ करता हुआ ही कहने लगा, भैया लेडीज है भीतर। थैंक यू। होठों को गोल कर पुचकारते हुए रफीक ने लड़के से कहा, मेरा मतलब है थोड़ा बाहर बैठ जाइए, नंबर से जाना ठीक है। उसने रुक रुक कर आधा ही कहा था कि रफीक ने टोकते हुए कहा, ठीक है, समझ गए, कैमरा दो, हम निकाल देते फोटो, कहकर रफीक ने उसके गले से कैमरा लेना चाहा। स्टूडियो वाले ने थोड़ा प्रतिरोध किया। जवाब में रफीक ने कमर में खोसा कट्टा निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहा, अच्छा, फोटो बाद में निकालेंगे, तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र निकाल दे पहले। कट्टा और धमकी देख सुनकर फोटोग्राफर डर के मारे सुन्न होकर कुर्सी पर बैठ गया। उसको सुन देखकर रफीक ने कहा, डरो नहीं, प्रेम का मामला है, 2 मिनट लगेगा, तब तक भीतर किसी को आने न देना। ठीक जी, ठीक। स्टूडियो वाले ने घिघी बंधे गले से कहा, जिसके सुनने से पहले ही रफीक फोटोग्राफी रूम में घुस गया। उजमा जो फोटोग्राफी रूम में लगे शीशे में अपने बाल संवार रही थी, रफीक को देखकर एकदम सख्ते में आ गई। वो एक बारगी तो डर गई, मगर फिर फौरन ही उसे ख्याल आया कि उसे डरना नहीं है। जल्दीबाजी में ही उसने अपना बैग उठाया और बाहर जाने लगी। रफीक बंद दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने दरवाजा घेरते हुए उजमा से कहा, थोड़ी मोटी हो गई हो, मुझे जाने दीजिए। भारी भी हो गई हो लगता है, मैंने कहा थोड़ी मोटी हो गई हो। रफीक ने उसकी झुकी हुई आंखों की तरफ देखते हुए ही कहा, खुशी में शरीर को अन्न लगने ही लगता है। खुश खुश हो? बहुत खुश, मुझे जाने दीजिए, मुझसे गलती हुई मानता हूँ, आप मेहरबानी करके रास्ता छोड़िए, लोग बाहर ही खड़े हैं। लोगों की चिंता है तुम्हें, मेरी नहीं। मैं क्यों करूँ आपकी चिंता? आप हैं कौन, खुद से पूछो। मेरा रास्ता छोड़िए। सुनो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है, अगर पता होता तो। मेरा भाई था तो छोड़ देते, मेरा भाई नहीं होता तो मारते। वाह, देखो तुम बात बढ़ा रही हो, मुझे बात करनी ही नहीं, आप मुझे जाने दें, मेरी बात सुन तो लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बिना सुने कैसे जानोगी? मुझे जानने की जरूरत क्या है, जानना पड़ेगा, रफीक ने तलख आवाज में कहा। आगे गुंडागर्दी पर, उजमा ने दृढ़ आवाज में कहा। मैं गुंडा हूं? रफीक ने उजमा की आंखों में देखते हुए पूछा था कि उसका मोबाइल बज उठा। रिंगटोन ने कोई गाना बजाया जिसका अर्थ था, विधायक का भतीजा लड़की को उठा ले जाएगा। रफीक ने झेपते हुए फोन काटा और फिर पूछा, हाँ तो मैं गुंडा हूं? वो तो आपके फोन ने ही बता दिए। यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आप आप है मेरी प्रॉब्लम। मेरे चले जाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? 100% नहीं जाऊंगा। बेहतर, फिर मुझे जाने दें। जाके दिखाओ। देखिए, आपको पहले भी कहा है, आप होंगे गुंडे मवाली,
मगर अभी इस शहर का जमीर नहीं मरा है। मैं चिल्ला दूंगी, 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। चिल्लाओ, जितने आएंगे सबको मारूंगा। और आता क्या है गुंडे मवालियों को। ठीक, मान लिया, गुंडा इसी, लेकिन आज तुम्हें यहां से बिना अपनी बात कहे जाने नहीं दूंगा। हट जाइए। हरगिज नहीं। मैं धक्के मार के जा सकती हूँ, गिर जाओगी। उजमा ने धक्का लगाया मगर पत्थर से रफीक के शरीर से टकराकर खुद ही लड़खड़ा गई। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानी बाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया, दिल से। थोड़ी देर को शांत हुए तो रफीक को लगा कि यही मौका है अपनी बात कह देने का। उसने कहना शुरू किया, हो गई गलती, नहीं मालूम था इसरार मियाँ। रफीक ने उजमा के भाई का अभी नाम ही लिया था कि उजमा बिफर पड़ी। खबरदार जो मेरे भाई का नाम भी लिया, कहकर थोड़ी देर को वो रुक गई, फिर फूट पड़ी। फूल सा भाई है मेरा, उसको मारा। स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए आया था, उसको मारा। छोटे बच्चे को कंधे तक भी नहीं आता है वो, उसे मारा। मर्दानगी दिखाई स्कूली बच्चे को डराकर। हाथ क्यों नहीं टूट गए आपके? अल्लाह मियाँ सुनेंगे मेरी जरूर एक दिन, देखिएगा। कहते वो उजमा अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो नकाब के कोने से अपने आंसू पोंछने लगी। रफीक ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। गर्दन झुकी होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखा। उसकी आंखों में देखने की कोशिश करते हुए अपनी बाई हथेली को हिलाते हुए ढीला किया और सामने गड़े लोहे की एक रड पर दे मारा। धड़ जैसी एक आवाज हुई जिसे सुनकर उजमा ने चेहरा ऊपर उठाया। उसने देखा रफीक का बायां हाथ कलाई से अजीब तरह से झूल गया। लो, अल्लाह मियाँ ने सुन ली तुम्हारी। रफीक ने चेहरे पर के दर्द को कम करने की कोशिश कर मुस्कुराते हुए कहा। उजमा को 2 क्षण समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या हुआ और वो क्या करे। जाओ, रफीक ने रास्ते से हटते हुए कहा। उजमा असमंजस में हुई। उसके दिल में आया कि वो रफीक का टूटा हाथ अपनी हथेली में लेकर देखे, मगर इतनी जल्दी खुद को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल था। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि दाएं हथेली पर रफीक की बाईं हथेली सूज कर गुब्बारे हो गई है। उजमा के चले जाने के बाद रफीक बाहर निकला और स्टूडियो वाले से कट्टा पॉकेट में रख देने को कहा। स्टूडियो वाले ने उसकी हथेली देखी और मुस्कुरा दिया। उसने शायद ये समझा कि रफीक का हाथ लड़की ने ही तोड़ दिया। रफीक को उसकी समझ पर काबू नहीं था, न ही रफीक को उसकी मुस्कुराहट की चिंता थी। उसने उसी से हाथ में रुमाल बंधवाई और संजय को फोन लगाया। कहाँ हो? रफीक ने पूछा। यहीं सिनेमा रोड, स्टेशन रोड आओ जल्दी, चेचक ठाकुर के सैलून पर। क्या हुआ, सब ठीक? कोई घेरा क्या? संजय ने अनजाने किसी डर से ग्रसित होकर कहा। कौन बहन बिहाएगा हमसे जो घेरने आएगा? हाथ टूट गया लगता है, रफीक ने दर्द सहते हुए कहा। अरे क्या हुआ, कैसे, कब? संजय ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए ही सवालों की झड़ी लगा दी। सिबिया ना बनो, आओ चुप मार के। अपनी बात खत्म करते करते रफीक ने देखा कि संजय सिर बाईं और मोड़े कान के कंधे के बीच मोबाइल फंसाए मोटरसाइकिल से चला आ रहा है। क्या हो मियां? संजय ने आते ही पूछा। हाथ में चोट लग गई। कैसे? मत पूछो। अबे कैसे नहीं पूछे? हाथ झूल के लुल हो गया है, कैसे ना पूछे? तुम साले चेचक के सलून में कर क्या रहे थे? संजय ने गाड़ी स्टार्ट की और अस्पताल का रास्ता लिया। रास्ते में ही दर्द की सिसकारियों के बीच रफीक ने संजय को सारी बातें बता दी। लड़की वड़की तो ठीक है मियाँ, प्यार व्यार भी ठीक ही होता होगा, लेकिन ये बताओ साले अब पानी कैसे छुआओगे? बात पूरी करते करते संजय का बैलेंस ठहाका गूंजा, जिस पर रफीक दर्द के अतिरेक में भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। अचानक ऊपर शर्ट के पॉकेट में रखी रफीक की मोबाइल विधायक के भतीजे वाला रिंगटोन सुनाने लगी। दूसरे हाथ से मोबाइल निकालकर नाम पढ़कर रफीक का सारा दर्द काफूर हो गया। फोन उजमा का ही था। रफीक ने गाड़ी रुकवाई और एक पेड़ के नीचे अगले 1.5 घंटे तक बातें करता रहा। संजय गाड़ी छोड़कर सामने घास पर ही लेट गया। चोट ने हड्डियों के साथ साथ गलतफहमी भी तोड़ दी। किसे खबर थी कि ये वाकया भी होना था, कि खेल खेल में एक हादसा भी होना था। नया महीना आ गया था। छात्र अब अपने काम के नेताओं को पहचानने लगे थे। छात्र नेता भी इतने दिनों में अपने सुनिश्चित वोटों का अंदाजा लगा चुके थे। उनका कार्य अब अनिश्चित वोटों की अपनी ओर खींचना था। इसी कारण संजय की नजर भी छिटक रहे वोटों पर थी। इनमें से एक धड़ा शहर में रहने वाले
लड़कों का था जिनके लिए संजय ने विशेष रूप से बिरजू को काम दे रखा था। बिरजू अपने क्लास के बाद शहर भर में लॉजों, हॉस्टलों तथा किराए पर रहने वाले लड़कों का पता लगाता और अगले हफ्ते संजय रफीक के साथ जाकर उन लड़कों से मिलता, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करता। आज भी बिरजू इसी वजह से बाहर था और जब कुंवर सिंह चौराहे की ओर से चला तो उसने ठीक चौराहे पर जमी भीड़ देखी। भीड़ मुदित थी, जाहिर था कि कोई मजमा लगा है। सामने जाकर देखा तो पाया कि डॉक्टर साहब एक ठेले पर खड़े हाथ में माइक की लंबाई की एक लकड़ी लिए भाषण दे रहा है। भीड़ के पास उनके भाषण का न सिर था न संबंध। भीड़ के लिए यह एक पागल का प्रलाप था। डॉक्टर साहब को इससे फर्क नहीं था। वो जारी थे। हर आम और खास तक ये बात पहुंचे कि गुलाम कादिर खान लाल किले से फरार हो गया है, बादशाह के महल से। क्या ये काम बिना किसी भीतरघात के संभव है? नहीं मेरे प्यारों, संभव ही नहीं। उसने किसी को जरूर फांसा है, कोई शहजादी, कोई बेगम या कोई ख्वाजा सारा। बादशाह तो पता लगाएंगे ही। आप सब भी चौकन्ने रहें, अपने अपने घर पर नजर रखें। गुलाम कादिर की अब शैतान से दोस्ती है, वो लौटेगा, जरूर लौटेगा। डॉक्टर साहब अभी अपना कहना जारी ही रखते कि तभी किसी शैतान बच्चे ने उनकी ठेला गाड़ी को धक्का दे दिया। डॉक्टर साहब ठेला गाड़ी सहित हाँ 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 करते करते सड़क पर दूर तक टहल गए। लड़कों ने तालियां बजाई और बिरजू मन ही मन धुर पागल कहकर कार्यालय की तरफ बढ़ा। वो दरअसल कुछ परेशान सा था। उसके मन में कोई असमंजस था जिसे वो कह नहीं पा रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी परेशानी और बढ़ा दी थी। इसी उधेड़बुन में वह कार्यालय पहुंचा। कार्यालय में केवल रफीक था और झाड़ सफाई कर रहा था। बिरजू ने रफीक से झाड़न लेते हुए कहा, भैया एक बात बहुत दिन से अटकी पड़ी है, सोचते हैं कैसे बोले, लेकिन नहीं कहे तो अपराधी होंगे। तुमको भी प्रेम हो गया है क्या? अरे बजरंग बली का नाम लीजिए भैया, ये आला पाला हमसे दूर ही रहे तो ठीक है। फिर कौन सी बात है तालू चिपक रही है तुम्हारी? भैया हमसे गलती भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बताना हम जरूरी समझते हैं। अरे साले, बफरिंग में फिल्म मत दिखाओ, सीधे कहो। रफीक ने उबते हुए कहा, भैया उस दिन जो हम और नसीम भाई सुरहा ताल से अनुपमा को उठाए थे ना, हाँ तो आपको याद है उसके साथ एक लड़की भी थी? हाँ तो वो लड़की ज्योति थी। कौन? अपनी छटकी? हाँ भैया, सवेरे सवेरे चिलम लगा ली हो। आप जानते भैया हम हनुमान जी के भक्त हैं, शिव जी से पटरी नहीं बैठती हमारी। ये बात हम आज तक इसलिए नहीं कहे क्योंकि उस दिन बहुत दूर से देखे थे, हमको शक ही था। मगर आज जो संजय भैया आनंद होटल की तरफ भेजे थे ना, तो वहीं उनको फिर देखे। दोनों होटल के रेस्तरां में घुस रहे थे। लड़का वही था, अनुपम ने था। पक्का? रफीक को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ भैया वही। इस साले को उसी दिन मेमना बना देना था, गलती हुई। बैठो पीछे। कहते हुए रफीक ने कार्यालय में जल्दीबाजी से ताला लगाया, मोटरसाइकिल उठाई, बिरजू को पीछे बैठाया और गाड़ी फिर आनंद होटल की ओर मोड़ ली। आनंद होटल ज्यादा दूर न था। आनंद होटल पहुंचकर उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और रेस्तरां की ओर बढ़ गया। बाहर से ही बिरजू ने उसे इशारे से जो बैठे ज्योति और अनुपम को दिखा दिया। बिरजू को बाहर ही खड़े रहने की ताकीद के साथ रफीक भीतर घुस गया। उसको भीतर घुसते देखकर ही ज्योति भयभीत हो गई। उसने फौरन दुपट्टे से अपना सिर ढक लिया, मगर इसका कोई फायदा न था। देर हो चुकी थी। रफीक सीधा उन्हीं के पास पहुंचा। 4 कुर्सियों में से खाली पड़ी एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। ज्योति उसे देखकर भय से पीली हो गई और अनुपम उस वातानुकूलित होटल में भी पसीने से तर हो गया। छुटकी, बिरजू बाहर खड़ा है, घर जाओ। रफीक के कहते ही ज्योति उठ खड़ी हुई, साथ ही अनुपम भी उठ खड़ा हुआ। रफीक ने उसकी बाह का गट्ठा पकड़ लिया और कहा, आप बैठिए नेताजी, आपसे कुछ मशविरा करना है। छुटकी तू जा बच्ची। नहीं हम नहीं जाएंगे, ज्योति ने लगभग आंसू घोंटते हुए कहा। क्यों? रफीक ने धीमी आवाज में ही पूछा। ये भी जाएंगे, ज्योति ने अनुपम की ओर इशारा करते हुए कहा। हमने कही ना, हमें इनसे कुछ बात करनी है, तू जा। नहीं आप इन्हें फिर से। ज्योति कहते कहते रुक गई। हालांकि ज्योति की अधूरी बात रफीक समझ गया। उसे हंसी आ गई। उसने अपने ललाट पर हाथ रख लिया और जब सिर उठाया तो अनुपम की ओर देखते हुए बोला, नेताजी कुछ तो पर्दा रखा कीजिए, पिटने पिटाने की बातें बेपर्दा कर देते हैं आप। कहकर वो ज्योति की ओर मुखातिब हुआ और कहा, अच्छा मैं बस बात करूंगा, तो जा तो सही। रफीक ने फिर कहा, नहीं आप मुझे लेकर चलिए तब चलूंगी। ज्योति ने जिद ठान ली। वो वैसे ही रफीक की मुंह लगी थी। कितना बोल रही है, नेताजी आपकी सोहबत का असर है। अच्छा चल मैं ही छोड़ दे तुझे। कहते हुए रफीक उठा और बाहर निकल आया। ज्योति उसके आगे आगे चली। अनुपम रेस्तरां में ही बैठा रहा। रफीक ने उतरते समय ही बिरजू को इशारा किया,
तू बिरजू रेस्तरां के भीतर घुस आया। उसे देखकर अनुपम थोड़ा और असहज हुआ। बिरजू ने ठीक उसके सामने बैठकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी उंगलियों में चम्मच डालकर अपने हाथ से दबाव बढ़ाने लगा। नेताजी, घर की लड़की है हमारी, पहली दफा नहीं कह पाए थे, इसलिए आखिरी दफा कह रहे हैं। सुरक्षित दूरी बनाकर रखिए इससे, नहीं तो बजरंग बली माफ करें। अच्छे आप भी हमको बहुत लगते हैं, भोग लेंगे किसी रोज। कहते हुए बिरजू ने चम्मच का दबाव कम कर दिया और उठ खड़ा हुआ। उठते हुए उसने जरा ऊंची आवाज में ही कहा, और ये मूछ मूछ बैठाइए, गुड़िया और गुड्डे में कुछ तो फर्क लगे। कहकर बिरजू तो निकल गया, मगर रेस्तरां के वेटर के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। अनुपम ने ये अपमान महसूस किया। युवावस्था और प्रेम का अनन्यायश्रय संबंध है। इस अवस्था में प्रेम से छूता रह जाना तपस्या है, और तपस्या सबके बस की बात नहीं। प्रेम स्त्री और पुरुष दोनों पर एक समान भाव से तारी होता है। बस प्रेम के जगजाहिर होने का प्रभाव दोनों पर अलग अलग होता है। पुरुष ऐसी स्थिति में बात को जहां हंसी में निकाल सकता है, वहीं अंतर्मुखी और संकोची स्त्री भी ऐसी स्थिति में वाचाल हो जाती है। कारण ये कि यदि प्रेम है तो पुरुष के लिए हंसी का विषय हो सकता है, स्त्री के लिए नहीं होता। यही कारण था कि ज्योति भी आज वाचाल ही थी। मोटरसाइकिल पर बैठे हुए ही रफीक ने ज्योति से पूछा, क्या चल रहा है ये? क्या मतलब क्या चल रहा है? ज्योति ने और भी टेढ़ा कहा, बनेगी स्मार्ट, चलती गाड़ी से धकेल देंगे, सिर का तरबूज हो जाएगा। सीधा मन से बताओ क्या चल रहा है? क्यों? आपके मुखबिर ने नहीं बताया? शहर भर की आंखों में तो कैमरा लगा है यहाँ। हम कुछ पूछे हैं तुमसे? आप शक कर रहे हैं हम पर? ज्योति ने बेलगाम कहा। हम बस पूछ रहे हैं, रफीक ने नरम होकर कहा। अनुपम नाम है इनका, ज्योति ने कहा। कुंडली हम जानते हैं, जो पूछे वो बताओ, क्या है ये सब? हाँ, पीट चुके हैं तो जानिएगा ही। सीधे साधे लोगों पर जोर चलता है आप लोगों का। और सुनिए, आप सभी का दिमाग एक ही तरफ चलता है। और उनके पापा टाउन प्लान में हैं। हमें टाउन प्लानिंग में 1 महीने का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए इनसे बात कर रहे थे। ज्योति ने कहा, टाउन भी प्लान से बनता है क्या? पढ़ाएगी हमको? रफीक की परेशानी अब बदल गई थी। और क्या? ज्योति ने मुंह बिचकाते हुए कहा। किस देश में? हमारे यहाँ बलिया में तो भला है, तो ढाला तक जमीन खींच लो, हो गया प्लानिंग। बस कभी बलिया से बाहर का मत सोचिएगा। नहीं रहे बाहर का क्या सोचना। गंगा जी यहीं है, सूरज जी यहीं है, पीर फकीर बाप दादा हमारे सब यहीं है। हमें तो जाने दीजिएगा बलिया से बाहर। कि वो भी नहीं? ज्योति जी ने पूछा। पढ़ाई कर, पढ़ाई के लिए जहाँ जाना है जा, जो चाहिए होता है हमसे बोल, हम बात कर लेंगे। समझ ले कि ये पहली और आखिरी दफा है, नेता को पता चल जाए तो। रफीक ने कहा। कौन बोलेगा? ज्योति ने मुंह बनाते हुए पूछा। हम बोलेंगे और कौन बोलेगा? ठीक है, बोल दीजिए। पढ़ाई छुड़वा दीजिए हमारी। पढ़ती हुई लड़की घर भर में किससे देखी जाती है? कहते हुए ज्योति के सुबकने की आवाज आने लगी। रफीक ने गाड़ी धीमी की और फिर कहा, अरे कहा तो नहीं कहेंगे, बस अब रोना बंद कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। कोई इस तरह देख लेगा तो क्या सोचेगा? वकील साहब की इज्जत है, नेता की अध्यक्षी है, समझी? क्लास की लड़कियों से संजय को वोट देने के लिए कहा कर। कहते हुए रफीक ने गाड़ी रोक दी। ज्योति के ऑटो का स्टैंड थोड़ी ही दूर पर था। हमें पढ़ने दीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स प्रचार आप लोग ही कीजिए। कहते हुए ज्योति आगे बढ़ गई। उसने राहत की सांस ली कि बात ज्यादा नहीं बिगड़ी। गांव जाने वाली ऑटो आगे ही लगी हुई थी। वो उसमें बैठ गई। ऑटो के चलते ही उसने ऑटो के चलते उसने ऑटो के साइड के मिरर से देखा। पीछे धीमी रफ्तार से रफीक की मोटरसाइकिल एक निश्चित दूरी बनाते हुए चल रही थी। वो जानती थी कि रफीक उसे गांव तक छोड़े बिना नहीं लौटेगा। उसने मिरर से आंख हटाकर मोबाइल की स्क्रीन में घुसा ली और अनुपम को ही कॉल लगाया। कहाँ है? ठीक तो है ना? ज्योति ने फोन लगाते हुए। हाँ ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? अनुपम ने धीरे से पूछा। गाँव जा रही हूँ। अनुपम ने उधर से कहा। गाँव जा रही हूँ ऑटो में, रफीक भाई पीछे पीछे ही है। ज्योति ने कहा, तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, शादी तो करेंगे ना तुम्हारी, या घर पर ही सहेजेंगे? अनुपम ने हंसते हुए कहा। वो तो अच्छा हुआ संजय भैया नहीं थे, वरना तो। ज्योति ने अधूरी बात में ही अपना डर जताया। घबराओ मत, कुछ सोचता हूँ, अनुपम ने कहा और फिर फोन रख दिया। ज्योति भी थोड़ी देर में गांव के ढलान पर उतरकर घर की ओर चली गई।
मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। मुअज्जिन साहब भी तैयारी कर ही रहे थे कि उन्होंने रफ़ीक को बेतहाशा भागते हुए देखा। 2 बार खांस कर उन्होंने उसे अपनी उपस्थिति का परिचय दिया, मगर तब तक रफ़ीक कासिम बाज़ार छोड़कर अधिवक्ता नगर की ओर बढ़ चुका था। वकील साहब के घर के ठीक बाहर रुककर उसने संजय को आवाज़ लगानी चाहिए, मगर गले से कुछ भी ना निकला। वो दौड़ते-दौड़ते निढाल हो चुका था। उसने थोड़ी देर अपनी सांस को संयत किया और फिर दोनों हथेलियों को मुंह से लगाकर चिल्लाया, नेता। सर्दियों के सन्नाटे में आवाज दूर तक जाती है और वकील साहब तो पहले कमरे में ही सोते थे। संजय जब तक पहले कमरे से होता हुआ नीचे उतरता, वकील साहब उठकर बैठ गए। नमाज पढ़ने जा रहे हैं क्या? वकील साहब ने तंज किया। संजय एक दफा जवाब देने के लिए ठिठका, मगर कुछ सोचकर आगे बढ़ गया। नीचे उतरा तो देखा कि रफीक अब भी कमर पर हाथ दिए आधा झुक कर हाँफ रहा था। मियाँ क्या हुआ? आधा झुके हुए हो भी आधा झुके हुए भी हो और हाँफ भी रहे हो? कोई ले लिया क्या तुम्हारा? रफीक मजाक की स्थिति में नहीं था। वो घुटनों पर हाथ दिए हाँफता ही रहा। वैशाली चौक गए थे क्या? संजय ने फिर मजाकिया लहजे में कहा, जिसका रफीक ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। सांस संयत होने से भी पहले उसने टूटती आवाज में कहा, ज्योति भाग गई। हाँ तो भागने तो तुम्हारा धर्म क्यों संकट में आ गया? प्यार है तुमको, क्या समस्या है? संजय ने सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, समस्या ये है कि वो सुजान सिंह की लड़की है। रफीक ने घुटनों पर हाथ रखे हुए हाँफते हुए ही कहा। नाम सुनते ही संजय झटके से ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसका पांव किसी अंगारे पर पड़ा हो। चाचा? संजय बस इतना ही कह पाया। हाँ चाचा। मतलब अपनी छुटकी? संजय को विश्वास करने में समय लग रहा था। हाँ अपनी ज्योति। रफीक ने फिर कहा, नहीं मियाँ, अभी कल तो गांव गए थे, खीर पूरी खिलाई भाई, गलतफहमी है कोई। संजय ने इस विश्वास से कहा कि रफीक भी शायद हाँ कह दे। रफीक ने जब इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो संजय ने फिर कहा, गलतफहमी है ना? रफीक ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। संजय जानता था कि रफीक ऐसे मामलों में मजाक नहीं कर सकता। उसने बात की गंभीरता समझी तो उसके होश बेकाबू हो गए। वो फौरन मोबाइल में नंबर ढूंढने लगा। क्या कर रहे हो? रफीक ने पूछा। सुजान चा से पूछ लें जरा, संजय ने मोबाइल नंबर ढूंढते हुए कहा। पागल हो, माँ बाप को बात पता होती तो निकलती कैसे? अभी पूछोगे तो आप और परेशान हो जाएंगे। रफीक ने फोन उससे लेते हुए कहा। संजय को बात ठीक लगी। उसने परेशानी में ही अपने बालों को खुजलाते हुए पूछा, कौन लड़का? लड़का कौन है? अनुपम राय। रफीक ने छोटा सा जवाब दिया। नेता अनुपम राय? संजय ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। हाँ वही। तो तुम हमको न्योता देने आए हो? तमंचा कहाँ है? संजय ने गुस्से से चिल्लाते हुए रफीक से कहा, तमंचे से काम होता तो काम हो गया होता नेता। घर की लड़की बाहर है, घर से शाम है तो बात दबी है। जितना फैलोगे उतनी फैलेगी बात। सुबह तक घर लाना है उसे, और वो तमंचे की जोर से नहीं होगा। शांत हो जाओ। स्टेशन पर भेजे हो किसी को? संजय ने वहशत में ही पूछा। बिरजू है वहां, लेकिन कोई फायदा ही नहीं। ट्रेन से नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल हॉस्पिटल चलो, वहां देख लेते हैं। ऐसा नहीं करोगे भाई? ऐसा नहीं करेगी भाई? कभी उसको देख के ऐसा लगा? नहीं ना? फिर चलो हॉस्पिटल चलो। संजय को खुद को ही दिलासा देते देखकर रफीक ने उसकी ओर मुड़कर उसके चेहरे को अपने हथेलियों के बीच लिया और कहा, भैया हमारी बात सुनो। छोटकी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी। वो भाग गई है, यही ना? हमको यकीन नहीं है, और तुमको इतना यकीन क्यों है? संजय खींचते हुए चिल्लाया, मगर थोड़ी ही देर में शांत होकर फिर पूछा, तुमको कौन बताया? उजमा। रफीक ने कहा। और उसको? छटकी ही बताई होगी, रफीक ने कहा और फिर चुप हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने फिर कहा, माने आज जब मेरी उजमा से बात हो रही थी तो गलती से उसके मुंह से निकल गया। हम सख्ती किए तो बताए कि ज्योति और अनुपम आज शादी कर रहे हैं। शादी कर रहे हैं? माने कोई खेल चल रहा है क्या? ठीक है शादी कर लेगी, लेकिन भाग के क्यों? अरे घर में कहीं कहीं होती तो कोई मना तो क्या होता? कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। किसी से कुछ पूछी नहीं, किसी से कुछ कही नहीं। संजय खुद में ही बुदबुदाया। मुझसे कहा था, रफीक ने धीमे से ही कहा। मतलब तुमको पता था? संजय ने फिर आंख छोड़ी कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही। तो हमको क्यों नहीं बताई? घर वालों को ऐसी चीज कैसे बताएगी? और हो सकता है लड़के ने मना किया होगा। लड़का क्यों मना करेगा? और उसके मना करने से ये मान भी जाएगी? लड़ क्योंकि लड़के को शादी ही नहीं करनी। तो क्या करना है?
बदला लेना है। छाती में छेद करेंगे साले का, संजय ने कहा। अभी वो कुछ और कहने ही वाला था कि रफीक का फोन गनगना उठा। उसने फोन उठाया। फोन पर जल्दीबाजी में कुछ कहा गया। उससे भी जल्दीबाजी में रफीक ने फोन रखा और संजय से कहा, गाड़ी पर बैठ, लौंडा झन्नू भैया के आवाज पर दिखा है। झुन्नू भैया? संजय आश्चर्य से भर गया। उसी का क्या धरा है सब, वरना हम जानते हैं उस लौंडे में इतना बारूद नहीं है। कहते हुए रफीक ने नसीम को फोन लगाया और पूछा, कहाँ है पहुंचे? मांझी पुल पर आ गए हैं भैया। हाँ, अभी तक तो कोई सवारी ऐसा नहीं निकला जिसमें लड़का लड़की साथ हो। अनुपम नेता को तो पहचानते हैं, छुटकी को पहचानने में दिक्कत हो सकती है, नसीम ने कहा। अनुपम नहीं होगा, वो जिले में ही है। कोई और लड़का होगा या अकेली लड़की भी हो तो निकलनी नहीं चाहिए। टोपी डाल सिर पे, और सुन, नकाब, हिजाब और बुर्के में भी कोई निकलना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत आए तो मांझी के ही शकुर मौलवी हैं, उनसे बात कर लेना, रफीक ने गाड़ी चलाते हुए ही कहा। मौलवी साहब साथ में है भैया, आप बेफिक्र रहिए, छुटकी आबरू है हमारी, गंगा पार नहीं जाएगी, नसीम ने कहा। रफीक ने फोन काटा और गाड़ी झुन्नू भैया के आवास पर जाके रोक दी। झुन्नू भैया के आवास पर आज थोड़ी ज्यादा ही चहल पहल थी। घर घर में झुन्नू भैया की छोटी बिटिया का जन्मदिन था। शहर के सारे नामचीन लोगों का निमंत्रण था। हालांकि अभी मेहमान आने शुरू नहीं हुए थे, फिर भी झुन्नू भैया लॉन में बैठे सारी तैयारियां देख रहे थे। उनके साथ उनके कारिंदे भी लगे हुए थे। बाहर जब गेट पर संजय की दरबान के साथ बगजग हुई तो आवाज भीतर तक पहुंची। झुन्नू भैया तो इसी इंतजार में थे। कुटिल मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। उन्होंने हाथ के इशारे से दरबान को दोनों को भीतर भेजने का आदेश दिया। संजय और रफीक एक साथ भीतर दाखिल हुए। रफीक मौका और मामला दोनों समझ रहा था, इसीलिए उसने पीछे रहकर संजय को ही आगे जाने का इशारा किया। संजय को आता देख झुन्नू भैया ने कहा, अरे आओ आओ संजय, बहुत दिनों बाद दिखे। संजय उनके पास पहुंचकर झुका और पांव छूते हुए फिर खड़ा हुआ। और कहो, बात तो नहीं माने तुम हमारी, अध्यक्ष जी उठ ही रहे हो। झुन्नू भैया ने रफीक को घूरते हुए संजय से कहा। संजय चुप ही रहा। कहो क्या आज्ञा है, अपना कैंडिडेट बैठा दें? झुन्नू भैया ने तंज में कहा, बहन हमारी घर नहीं आई है। संजय ने झुन्नू भैया की बात को अनसुना करते हुए कहा, अरे किसी सहेली की यहाँ कित कित खो खो खेल रही होगी, परेशान ना हो, आ जाएगी। झुन्नू भैया ने भरोसा देते हुए कहा। उनके ऐसा कहते ही साथ खड़े कारिंदे को हंसी आ गई। हंसने का क्या बात है जिसमें, झुन्नू भैया ने नकली डपट के साथ कहा। कारिंदे ने छूटते ही कहा, कॉलेज में पढ़ती है मालिकार। कॉलेज में पढ़ती है मलिकार? अच्छा, मतलब बालिग है। अरे तो संजय शीश महल या विजय सिनेमा देख आओ। आजकल के बच्चे सिनेमा देखने भी तो चले जाते हैं। आप अनुपम को बुलाइए, संजय ने थोड़ा रुखाई से कहा। कौन अनुपम? दोनों भैया ने इस तरह कहा जैसे वो इस नाम से भी अनजान हो। संजय ने कुछ नहीं कहा, बस जुन्नू की आंख में देखता रहा। ओह, अपने यहाँ कोई अनुपम है क्या? जुन्नू भैया ने कारिंदे से पूछा। जी मालिकार, उधर बंधनवार लगा रहे हैं। अरे वो बबलू, उसका नाम अनुपम है, हम बार बार भूल जाते हैं। हाँ, संजय क्या काम है उससे? आप बुलाइए, काम वो खुद बताएगा, संजय ने जोश में कहा। ए छोकरा, होश में बात कर, पास ही खड़े कारिंदे ने गरज कर कहा। होश हम बाहर गेट पर ही खोकर आ गए हैं चाचा, छेड़िए मत, नहीं तो आप ही पर छोड़ बैठेंगे पहला हाथ। संजय ने जुन्नू भैया की बेहयाई का गुस्सा कारिंदे पर निकाला। कारिंदा अभी जोश में आगे बढ़ा ही था कि जुन्नू भैया ने बीच में कहा, अरे तो बुला दो बबलू को, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पढ़े लिखे वाला लड़का है। अध्यक्षी लड़ना चाह रहा था, कौन जाने कौन डरा दिया है बेचारे को, दुबका रहता है। अब फिर से तैयार करना है लड़के को। अध्यक्षी ऐसे कैसे लड़ेगा? उसके पिताजी आए थे, सोनभद्र के बड़े अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता हैं। कहने लगे लड़का शुरू से बाहर रहा है, यहाँ के माहौल से परिचित नहीं है, जरा ध्यान रखिए, अभी बुला देते हैं, बात कर लो। लेकिन बताओ तो बात क्या है, कहकर झुन्नू भैया ने अपने एक कारिंदे को अनुपम को बुला लाने का इशारा किया। अनुपम थोड़ी ही देर में हाथों में फूलों की लड़ियां लिए आ पहुंचा। उसे देखते ही संजय की मुट्ठियां सख्त हो गईं। उसने फिर भी अपने गुस्से पर काबू रखते हुए सीधा अनुपम से ही पूछा, ज्योति कहाँ है? लालटेन में, अनुपम ने यूं बेशर्मी से कहा जैसे उससे कुछ पता ही ना हो। उसके इस जवाब से झुन्नू भैया और उनके चेले कारिंदे ठठाक कर हंस पड़े। संजय भी उसे कुछ कह पाता तभी अनुपम ही बोल पड़ा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे लगा बूझो तो जाने वाला खेल चल रहा है और मुझे जवाब देने के लिए बुलाया गया है। बड़ा सीधा बालक है। अरे बबलू, संजय की बहन का नाम है ज्योति, जानते हो? झुन्नू भैया ने आराम से पूछा। अरे तो ऐसा कहिए ना,
उन्हें कौन नहीं जानता, पूरा कॉलेज जानता है, रिक्शा वाला जानता है, टेम्पू वाला जानता है, शहीद पार्क का एक एक गार्ड पहचानता है, मेडिकल स्टोर वाला जानता है, बेक्सटर के फ्लेवर वाला कॉन्डोम मांग लेती है। अनुपम ने इस लहजे में कहा कि कारिंदों का ठहाका एक बार फिर गूंज उठा। तहरी माँ! संजय उसकी ओर बढ़ा। झुन्नू भैया के एक 6 फुट कारिंदे ने उसे रोकने की कोशिश में उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। लड़खड़ाते संजय को रफीक ने संभाला और संजय को शांत रहने का इशारा कर झुन्नू भैया से मुखातिब हुआ। भैया, हमसे कोई गलती हुई हो तो सिर हाजिर है। अध्यक्षी अध्यक्षी छोटी बात है। आप कहें जूती में पानी पी लें आपकी, रेत पर नाक रगड़वा के माफी लिखवा लें, मगर बच्ची आबरू है घर की। अंतिम बार शाम में इसी के साथ दिखी थी, इसलिए इससे पूछ रहे हैं। इसके दिल में कोई गुब्बार हो तो थूक ले मुंह पर, चाहे हमारे चाहे संजय के, मगर बच्ची को घर भेजे। रफीक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। तुम कौन हो भाई? जिन्होंने जानबूझकर बेइज्जती का एहसास दिलवाने के लिए कहा। रफीक समझ तो गया था मगर फिर भी चुप रहा और कहा, जी मैं रफीक, संजय का दोस्त हूँ और सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ। हाँ तो मियाँ जी, इस्तेवर में आइए ना, तब बात होगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपकी बहन शाम में इस लड़के के साथ दिखी थी, जबकि हमारा बबलू तो सवेरे से बंदरवार लगाने में लगा हुआ है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं है इसे। हम खुद सुबह से यही हैं। लड़का काम में व्यस्त है, जरूर धोखा हुआ होगा। कोई दूसरा लड़का होगा मलिकार। वैसे भी 10 जगह तो किसी कारिंदे ने अभी इतना ही कहा था कि पीछे खड़े अनुपम ने जानबूझकर अपनी हंसी दबाई और फिर फूट फूट कर हंसा। क्या हुआ बबुआ? लड़के परेशान हैं, इतनी गंभीर समस्या और तुम्हें ठिठोली सूझ रही है? जुन्नू भैया ने डांटते हुए कहा। अनुपम चुप हो गया। क्या हुआ, अब कहोगे? जुन्नू भैया ने टोका। एक बात सोच के हंसी आ गई। अनुपम ने कहा, कौन सी बात? जुन्नू भैया ने पूछा। ये लोग कह रहे हैं कि लड़की हमारे पास है। अब अगर लड़की हमारे पास होती तो हम यहाँ जन्मदिन का फूल सजाते कि अपने बिस्तर का? कहते अनुपम फिर ठठाकर हंस पड़ा। उसके साथ साथ जुन्नू भैया के सभी लोग ठठाकर हंस पड़े। संजय एक बार फिर दौड़कर उसकी जानिब बढ़ा, मगर अब की बार फिर झुन्नू भैया के कारिंदे ने उसे बीच में ही रोक लिया। अब की दफा झुन्नू भैया बखसने के मिजाज में नहीं थे। दोनों को दबोचकर बाहर की ओर ले जाया गया। जाते हुए रफीक ने चिल्लाकर अनुपम को आवाज दी, अच्छी जगह आ गए हो बेटा, एकदम मुफीद जगह है। झुन्नू भैया के पैजामे में ही रहना। जुन्नू भैया, इसको अपने नाड़े से लपेट कर रखिए। नाड़ा खुला तो अपने हाथ से जबह करेंगे तुमको, अल्लाह कसम। कारिंदों की गालियां, संजय की चिल्लाहट और मौजूद लोगों के कहे कहे तब तक एक दूसरे से टकराते रहे जब तक दोनों को बाहर धकेलकर बड़े गेट में सांकल लगाने की आवाज ना आ गई। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहां कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।